दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई भी मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो सबसे पहले लोगों के मन में बात यही आती है कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसकी बेल कराई जाए। अब दोस्तों, बेल डालने में बहुत ज़्यादा संकोच लोग करते हैं। खासकर जो अधिवक्ता साथी हैं ये भी संकोच करते हैं कि अगर बड़ी धाराओं में बेल डाली जाए तो बेल होगी या नहीं होगी, और अगर बेल डाली जाए तो उसमें कौन सा ग्राउंड्स लिया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम बेल लेने के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तब उसको बेल लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर सामान्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जैसे बिलो 7 ईयर ऑफेंस है या 7 साल तक की सजा वाला अपराध है, तो उसमें तो अरनेश कुमार अंटिल आ गई है, कई रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, उसमें तो बेल एंट्रीम के साथ में आसानी से मिल जाती है। आप रेगुलर भी पहली ही डेट पर दे देते हैं, अगर रेगुलर नहीं देते हैं तो उसमें एंट्रीम रिलीफ देते हुए बेल दे देते हैं, व्यक्ति जेल भी नहीं जाता है। लेकिन अगर 7 साल से ऊपर की सजा वाले सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत होता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और फिर इसके बाद में उस व्यक्ति का बेल डालने का नंबर आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप बेल डालने जा रहे हैं, खासकर अधिवक्ता साथी, जो नए अधिवक्ता साथी हैं, अगर वो बेल डालने जा रहे हैं तो उनको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको देखना ये है, आपको ये साबित करना है कि प्रथम दृष्टया मामला बन नहीं रहा है। दोस्त, अब ये कैसे पता लगाएंगे आप? जब आप जिस व्यक्ति की बेल डालने जा रहे हैं उसकी FIR चार्जशीट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम दृष्टया मामला कैसे नहीं बन रहा है। आपको पूरी तरह से स्टडी करना होता है। आप FIR जैसे ही पढ़ेंगे मामला आपको क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ, इस पर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया, 376 का ही मुकदमा लिखा गया। अब 376 का मुकदमा उस व्यक्ति के विरुद्ध लिखा गया, गंभीर धारा में, व्यक्ति जेल में है। अब जब आप उसकी FIR पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे कंट्राडिक्शन होंगे, उसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया होगा, उसमें इच्छा से हुआ है या गैर इच्छा से हुआ है इसका उल्लेख नहीं किया गया होगा, उसमें लड़की जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था तो उसने विरोध जताया, क्या उसने उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की या नहीं की। ये सारी चीज़ें आपके सामने फैक्ट्स निकल के आएंगी, जिससे कि आपको ये ज्ञात होगा कि मामला प्रथम दृष्टया बन ही नहीं रहा। या मेडिकल पर आप जाएंगे, मेडिकल एकदम क्लीन आपको मिलेगा। जो भी पॉइंट्स आपको लगता है जिससे कि यह सिद्ध हो रहा हो कि मामला प्रथम दृष्टया नहीं बन रहा है, उस पॉइंट्स को आपको सबसे पहले रखना होता है। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको न्यायालय को विश्वास दिलानी होती है, तभी न्यायालय बेल देगा, क्योंकि न्यायालय मजबूर नहीं है बेल देने के लिए। वो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है कि आपको वो बेल दे या ना दे। अगर न्यायालय को आप कन्विंस कर ले जाते हैं तब आपको बेल मिलेगी। दूसरा जो आपको विश्वास दिलाना है न्यायालय को, वो ये होता है कि जो अक्यूज्ड है वह जो केस है उसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ना ही न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का दुरुपयोग करेगा। क्योंकि जमानत जो दी जाती है वो इसी कंडीशन पर दी जाती है कि तुमको हम जेल से तो बाहर कर दे रहे हैं भैया, लेकिन हम जो शर्त लगाएंगे, जब बुलाएंगे तब आप हाजिर आएंगे, ना ही छेड़छाड़ एविडेंस के साथ करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ये भी आपको न्यायालय को विश्वास दिलाना होता है। जब आप अपनी बेल टाइप कर रहे हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब आप अपनी बेल टाइप कर रहे हो तो उसमें ये साफ साफ उल्लेख करें कि हम न्यायालय श्रीमान जी द्वारा लगाई गई समस्त शर्तों का पालन करेंगे और एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तब कोर्ट ज्यादा कन्विंस होती है। तीसरा मामला जो कोर्ट देखती है कि बेल देने के बाद दोषी कहीं हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, कोर्ट इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखती है। अगर आपका आपराधिक इतिहास है, लंबा चौड़ा आपका आपराधिक इतिहास है, तो कोर्ट भी जानती है अगर इसे बेल पर छोड़ दिया गया तो ये हाथ से निकल जाएगा, फिर ये ट्रायल में सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो भाई आदतन अपराधी है, ट्रायल में सहयोग नहीं करेगा और फिर ट्रायल सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। बेल पर छोड़ने का क्या मतलब हुआ कि आप ट्रायल में सहयोग करेंगे, ट्रायल अच्छे से चलेगा, अगर आप दोषी होंगे तो आपको सजा होगी, अगर आप दोषी नहीं होंगे तो आपको सजा नहीं होगी। अगर अदालत को ये कहीं फील हो गया आपके पूरे बेल में
कि ये व्यक्ति अगर इसको छोड़ा गया तो ये कानून के हाथ से निकल जाएगा, तब भी आपको जमानत नहीं मिलनी होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होता है। इस चीज का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, आप बेल में ही अगर टाइप कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सामाजिक व्यक्ति है, इसके पास संपत्ति है, इसके बीवी बच्चे हैं, ये कहाँ भाग जाएगा हुजूर, जब आप बुलाएंगे तब ये आ जाएगा और इसे बेल पर रिहा किया जाना आवश्यक है। दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड्स होते हैं। अब इन ग्राउंड्स को बहुत लंबी किया जा सकता है, मैंने एक छोटे से उदाहरण से आपको बताया, क्योंकि हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। एक केस का फैक्ट्स आपको नहीं बताया जा सकता है, ना रट के वकालत हो सकती है। अगर रट के वकालत होती तो बहुत लोग वकील बन चुके होते, रट के वकालत नहीं हो पाती है। अगर आप केस को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में क्या आता है कि प्रथम दृष्टया मामला कैसे नहीं बन रहा है, अभी आपको सिद्ध करना है। ये तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें केस नहीं बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि भैया ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस तरह का व्यक्ति नहीं है, अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं है, ना ही ये दबाव डालेगा। तीसरा, ये कानून के हाथ से निकल नहीं जाएगा। इन 3 पॉइंट्स पर न्यायालय बहुत ज्यादा विचार करती है दोस्तों। ये दोस्तों ऐसी चीजें, एकदम गहरी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे नए अधिवक्ता साथी भी आगे बढ़ सके और उनको भी मदद मिल सके कि कैसे बेल्स की प्रक्रिया की जाती है। न्यायालय भी इन्हीं 3 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करती है आपके बेल में। अगर इन 3 पॉइंट्स पर आप सेटिस्फाइड कर ले गए जज साहब को, तो 100% आपकी बेल हो जानी होती है। अब आप इसे आर्ग्यूमेंट में सेटिस्फाइड कर रहे हैं जज साहब को, या आप लिख के दे रहे हैं जो बेल एप्लीकेशन उसमें डाल रहे हैं, ये आपका मसला है। लेकिन आपको इन अगर अदर पॉइंट्स भी आपके पास है तो मैं नहीं कह रहा हूं किसी 3 पॉइंट्स पर आपको बेल डालनी है, बेल जाकर वहां फाइल कर देनी है, बहस कर देनी है, ऐसा नहीं। अगर अदर्स पॉइंट भी आपके साथ हैं, आपने केस पढ़ा, अदर्स पॉइंट्स भी आपको लग रहे हैं कि इससे बेल मिल सकती है, वो भी डालिए। लेकिन इन 3 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिए। अगर इन 3 पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में चाहे जितनी पॉइंट्स आप लाते हैं, कहीं ना कहीं बेल फंसी जाती है, क्योंकि जज साहब ज्यादातर इन्हीं 3 पॉइंट्स पर कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि बेल डालते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और न्यायालय किन पॉइंट्स पर विचार करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।